नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का समावेशी पाठशाला एसपी क्लासेस में। फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ, यह है रीट परीक्षा 2025 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट जो एसएसटी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम लेकर के आए हुए हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास में। और यह प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लिखा होगा, क्या लिखा, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है फ्रेंड्स। लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स बी, 1976 ईस्वी में हुआ था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन जो हुआ था ना, 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिखा है कि वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, बताइए। वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो सही उत्तर हो जाएगा 66वां संविधान संशोधन। तो सही उत्तर बन रहा है इसका 66वां संविधान संशोधन। बिल्कुल सही बात बोला गया इसमें, 66वां संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, 2002 में ना 66वां संशोधन हुआ था, मतलब यहाँ पे 2002 की बात किया जा रहा है। वहीं पे इसके बारे में अगर कहा जाए तो 14 वर्ष जो होता ना, 14 वर्ष से कम आयु जो होते हैं ना, 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक थे उनको निःशुल्क शिक्षा जो औपचारिक रूप से क्या है दिलाया जाए। तो बात इसमें की गई। बात अगर हम करेंगे दोस्तों 42वां संविधान संशोधन की बात करेंगे, तो 42 में जो किया गया था 42वां संशोधन की बात हम करेंगे, तो इसमें लिखा गया था संविधान में जैसे 3 शब्द जोड़े गए थे ना। एक तो था जो है समाजवादी की बात की गई थी फ्रेंड्स, समाजवादी। वहीं दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन सा? धर्मनिरपेक्ष, दूसरा जो अखंडता शब्द, तीसरा था अखंडता शब्द, अखंडता। तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, याद रखना समाजवादी, एक नंबर समाज, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, तीसरा है अखंडता शब्द जो है ना जोड़े गए थे इसमें। तो बात हुई 42वां संविधान संशोधन की। वहीं पे अगर दोस्तों देखेंगे हम 61वां संविधान संशोधन के बारे में देखेंगे, तो ये 1988 में किया गया था। कब? 1988 में किया गया था, इसे नोट करना। और इसमें लिखा गया था कि मतदान की आयु जो ना 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। याद रखना कि मतदान की आयु थी ना फ्रेंड्स, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, याद रखना। तो 42वें संविधान संशोधन आपको बता दिया, और 66वां संशोधन बता दिया, और 61वां जो संशोधन था उसके बारे में बता दिया कि इसमें लिखा था कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु कर दिया जाएगा। तो 1988 में। वहीं पे अगर 52वां संविधान की बात हम करेंगे, कौन सा? 52वां संविधान की बात करेंगे, जो लिखा है 52वां संविधान के बारे में क्या है। तो वही बात अगर हम 52वें संविधान की बात करेंगे फ्रेंड्स, लिखा है कि जैसे इसमें दल बदल कानून से संबंधित जुड़ा है। क्या है इसमें? दल बदल कानून जो होता है ना, याद रख, बस नोट कर लेना कि दल बदल कानून विरोधी ये चीज़ है कि दल बदल कानून विरोधी की बात किया गया है। नोट कर लेना जो बोल रहा हूँ, बस खाली इसको सुनिए ध्यान से। दल बदल जो है विरोधी कानून की बात किया गया है। और एक बात और याद रखना, ये जो ना ये 10वीं अनुसूची की बात करता है। 10वीं अनुसूची इससे संबंधित है, इसमें जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची, याद रखना। तो 52वें संविधान संशोधन के बारे में बता दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लिया कि किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, बताइए। किस संविधान समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। तो सही उत्तर इसका बताइए क्या हो जाएगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में कहा गया था। मौलिक कर्तव्य की बात अगर हम करेंगे फ्रेंड्स, तो आर्टिकल जो था ना, आर्टिकल 51 का था, और भाग क्या था? तो भाग की बात करेंगे फ्रेंड्स, भाग 4 का था, ठीक है ना। तो याद रखना इन सबको। तो इसमें मुख्य बात की बात करेंगे फ्रेंड्स, इसमें अगर मुख्य बात जो था ना, तो 1976 में 1900 क्या है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन जो था ना, उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो फंडामेंटल जो थे ड्यूटीज़ थे जोड़े गए थे। तो समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पे अगर हम अशोक मेहता समिति की बात कर लें, तो चलिए देखिए पूरा हम डिटेल में आप सभी लोगों को बता रहे हैं ना।
तो याद रखना कई एग्जाम में भी काम आएगा ये चीज़ें। तो अशोक मेहता समिति की बात अगर हम करेंगे तो सही उत्तर इसका ही हो जाएगा, लेकिन अशोक मेहता समिति की बात करेंगे तो उसमें क्या है, देखिए अशोक मेहता समिति की बात अगर किया जाए फ्रेंड्स ना, तो उसमें लिखा था, इन्होंने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था जो था ना वो मतलब 3 प्रणाली की बात इन्होंने कहा था। और वहीं पे अगर आप जैसे 3 प्रणाली की बात इन्होंने कहा था, ठीक है ना, वहीं पे अगर बलवंत राय मेहता समिति की बात करेंगे तो त्रिस्तरीय पंचायत की राज व्यवस्था की बोले थे। क्या बोले थे? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात बलवंत राय मेहता समिति ने बोला था। बलवंत राय मेहता जैसे बोलते हैं ना, मेहता जो समिति थी वो बोली थी, क्या बोले? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात बलवंत राय मेहता ने बोली थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक ना, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बाद उसमें 3 स्तर थे। कौन कौन थे? तो उसमें 3 स्तर थे फ्रेंड, एक ग्राम स्तर पर, ठीक ना, दूसरा क्या था? दूसरा था खंड स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर। वहीं पे देखेंगे एक तीसरा जो नंबर था वो तीसरा था आपका जिला स्तर पर, ठीक ना, याद रखना। तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1976 की बात किया जाए, सॉरी 1976 नहीं, इसका हो जाएगा और शायद 1957 की बात देखना। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय समिति की बात की थी। त्रिस्तरीय जो बनाए गए थे, एक था ग्राम स्तर पर, दूसरा था ब्लॉक स्तर पर, तीसरा था जिले स्तर पर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लिखा है कि भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, नियुक्ति का वर्ष था, बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा 1953, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या, बताइए। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हो जाएगा सभी राज्य जो है ना, राज्य सभी धर्मों का क्या करता है, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल सही बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लिखा है आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल में है, बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार में। क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार में सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, सामाजिक अध्ययन करता है, बताइए। सामाजिक अध्ययन किसका करता है? तो ये भाई तो बोनस के रूप में मिला था नंबर। तो सामाजिक अध्ययन अगर करता है तो व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों को भी करता है, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का, व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का। तो कहा जाए कि सामाजिक अध्ययन जो सबका करता है, सामाजिक अध्ययन सामाजिक भौगोलिक और राजनीतिक सबका अध्ययन लगभग कर ही देता है। तो इसमें बोनस के रूप में मिला, सबको बराबर नंबर मिला था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पेडागोजी है, सोशल एसएसटी का जो ना पेडागोजी क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा कि सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को, क्वेश्चन नंबर 123 पढ़ रहे हैं, याद रखना। ये सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को, सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं, जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसमें विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है, किसके द्वारा बताया गया है। बस इतनी ही आपको बात याद रखना है। तो इंसाइक्लोपीडिया, सही उत्तर डी हो जाएगा। लिखा है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लिखा है फ्रेंड्स, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर 124 में पढ़ रहे हैं, याद रखना। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही बात है। उपयुक्त सभी मानवीय संबंधों का अध्ययन, बिल्कुल सही। देखिए सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत मानवीय संबंधों का अध्ययन करना भी किया जाता है, क्या भी जाता जरूरी होता है, क्योंकि देखिए मानवीय संबंध जो होते हैं, मानव समाज सामाजिक संबंधों के जाल, इंसान समाज में रहता है और अपने उन क्षेत्रों का अध्ययन करता है, अपने विकास करता है, अपने भाषाओं का। तो मानवीय संबंधों का अध्ययन रहना बहुत जरूरी, जिस क्षेत्र में रहता है, स्थानीय क्षेत्र में रहता है या फिर किसी भी क्षेत्र में रहता है, उसमें अध्ययन किया गया है। चलिए समाज संबंधी अध्ययन, बिल्कुल सही बात। नागरिकता की शिक्षा भी सही बात है। ऊपर तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स, 125 नंबर देखिए क्या लिखा है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक के ज्ञान देते समय, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, बताइए। तो सही उत्तर ऊपर सभी है। देखिए कैसे है कि विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अगर देखिए विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार रखा जाएगा
तो सही रहेगा। वहीं पर समान पदों तथा गुणों की अवधारणा की बात की गई है, बिल्कुल सही बात है। तथ्य, सी कहता है कि तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा और प्रविधि की स्थापना भी करना जरूरी होता है, जिससे सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को ज्ञान देते समय ये सब बात जब ध्यान रखा जाएगा तो उन तथ्यों का जो फैक्ट है उस पर स्वाभाविक रूप से बच्चे का और जो टीचर रहेगा उनके बीच में अच्छा संबंध रहेगा। बच्चा अच्छी तरह से उस चीज़ को क्या करता है, समझ पाएगा और अपने दिमाग को विकसित कर पाएगा। तो बात है नियम, परिभाषा, जो डिफिनेशन है, रूल्स है, उन सबको बहुत बहुत जानकारी के साथ में टीचर को क्लास में जाना चाहिए और अच्छी तैयारी के साथ में। तो ऊपर सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। देखिए बोनस के रूप में तो मिला है, लिखा है कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन को बढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए। बोनस के रूप में दिया गया भाई, देखिए 40% भी, 60%, 50% और 20% भी हो सकता है, याद रखना हो सकता है इसमें भाई बोनस के रूप में मिला है नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए मूल्यांकन की प्रक्रिया की बात अगर किया जाए फ्रेंड्स, मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होती है, क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन में 127 कहता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है, तो उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण करना, बिल्कुल सही बात है। परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों पर निश्चय करना, ये भी सही बात है। अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, ये भी बात सही। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इवोल्यूशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक ना। और इवोल्यूशन से तात्पर्य जैसे होता है कि रचनात्मक क्लास की बात कर लें तो रचनात्मक क्लास जैसे पढ़ाते वक्त क्लास में ही ना उसी वक्त जो है इवोल्यूशन कर दिया जाए तो मूल्यांकन कर दिया जाता है। सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है कि बच्चों को रचनात्मक क्लास देना चाहिए, यानी कि क्लास में ही पढ़ाते वक्त लास्ट में क्या किया जाता है, बच्चों का मूल्यांकन कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 लिखा है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग क्या है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब करने से ये होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरे इस चैनल को ना आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए और लाइक तो जरूर एकदम कीजिएगा क्लास को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और क्लास ना और अच्छी से अच्छी क्लास हम देंगे। आप बस बने रहिए इस क्लास में और वीडियो जितनी भी है एसएसटी की सब वॉच कर लीजिएगा अच्छी तरह से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग क्या होता है। तो देखिए उपयुक्त असत्य दोनों हो जाएगा। पाठ को लंबा करता है, बिल्कुल। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में पाठ को लंबा नहीं किया जाता है और छात्र उबने लगते हैं। ऐसा सामाजिक अध्ययन शिक्षण की प्रक्रिया ऐसा बनाया जाए, सामग्री के साथ ऐड किया जाए कि छात्र उबे ना, छात्र को पढ़ने बहुत आसानी हो, सरलता हो और उनका मन भी लगे। और पाठ को लंबा नहीं खींचना, 60 में रहना चाहिए और बहुत चीज़ बता दिया जाए, लेकिन ऐसे लंबा खींचना नहीं है पाठ। तो सही उत्तर इसका जो सी दोनों असत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहता है फ्रेंड्स। देखिए 129 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक। तो क्या उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक, याद रखना सही उत्तर बी हो जाएगा इसका। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि सही मिलान कीजिए। 130 क्वेश्चन का तक सही मिलान कीजिए। देखिए लिखा है कि B.S. ब्लूम मूल्यांकन आयाम, हर्बर्ट स्मृति, देखिए इसमें सब सही होगा, इसका राइट आंसर सी बनेगा। देखिए हंट जो था ना चिंतन स्तर पर, बिल्कुल सही बात है। मॉरिसन जो था ना बोध स्तर पर इन्होंने बात किया था, और हर्बर्ट जो थे, हर्बर्ट स्पेंसर जो था ना वो स्मृति स्तर पर बात किए थे, और V.S. ब्लूम जो था ना वो मूल्यांकन आयाम पे बात की थी। तो इन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए थे, इन्होंने अपने अपने विचार दिए थे और इन्होंने अपने अपने स्तर पे बात किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चलेंगे। देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड बता देना चाहते हैं मूल्यांकन आयाम, नेक्स्ट क्वेश्चन की मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान होते हैं। कौन कौन से, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, बिल्कुल सही बात है। अधिगम के अनुभव प्रदान करना, ये भी सही बात है। व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना, ये भी सही बात है। लेकिन इसने किसने कहा था, तो B.S. ब्लूम ने कहा था, याद रखना किसने कहा था, B.S. ब्लूम ने कहा था, इसको याद रखना आप सभी लोग। चलिए बताइए, अगर स्पेंसर की बात अगर हम करेंगे, स्पेंसर, हार्वर्ड स्पेंसर साहब की बात करेंगे, तो बताइए इन्होंने क्या कहा था। तो इन्होंने अपना सिद्धांत जो दिया था, इन्होंने उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, विकासवाद का सिद्धांत दिया था स्किनर साहब ने, स्किनर नहीं सॉरी
हर्बर्ट साहब जो थे, मैंने गलत बोल दिया, देखिए हर्बर्ट साहब जो थे ना वो उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। क्या था? उत्पत्ति जैसे बोलते हैं ना, उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। वहीं पे उन्होंने एक और सिद्धांत था विकासवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक ना, ये हर्बर्ट साहब ने दिया था। वहीं पे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स ना स्पेंसर साहब की बात करेंगे तो बी एफ स्किनर जैसे बोलते हैं, बी एफ स्किनर को याद रखना। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, ठीक ना, क्या था? अनुबंधन का सिद्धांत दिया था इन्होंने। और इन्होंने दो चीज़ पे किया था, दो जानवरों पे किया था इन्होंने। एक पंछी थी, एक पक्षी थी और एक चूहा था। याद रखना, इस स्किनर साहब को याद रखना कि इन्होंने पूछ लिया एग्जाम में, एक चूहा था और दूसरा था कबूतर। याद रखना, नोट कर लेना, चूहा और कबूतर दोनों ये हैं इस बी.एफ. स्किनर साहब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उससे पहले एक और बात जान लेते हैं। देखिए थॉर्नडाइक साहब की बात करेंगे तो हम थॉर्नडाइक साहब की बात करेंगे। क्या था? देखिए थॉर्नडाइक साहब ने जो थे ना वो संज्ञानात्मक सिद्धांत का बात की थी। क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक, यहीं पे लिख देते हैं, संज्ञानात्मक की बात की थी, ठीक है इन्होंने। और इन्होंने बोले संज्ञात्मक सिद्धांत की बात किया था इन्होंने कहा था कि इन्हें जो चार अवस्थाएं की बात की थी, इन्होंने चार अवस्थाओं की बात की थी। चार अवस्थाएं जो थी, पहला क्या था? पहला था आपका जो था संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक की अवस्था याद रखना, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, कुछ दिन में सही हो जाएगा। देखिए संवेदी गामक अवस्था, ठीक है ना, मैनेज कीजिए आप लोग। दूसरा क्या था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर इसे बोलते हैं। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था फ्रेंड्स। तीसरा क्या था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप लोग को भी तैयार होगा पर मैं रिपीटेड कर रहा हूँ। देखिए लिखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। तीसरा क्या था? तीसरा औपचारिक अवस्था था, ठीक है ना, औपचारिक नहीं होगा, अमूर्त होगा, ठीक है ना, अमूर्त अवस्था जो था ना। ये चार अवस्थाएं याद रखना। और इनकी जो कार्यकाल था ये 0 से चलेंगे 2 वर्ष, संवेदी चले जाएंगे, वहीं पे 2 से 7 चलेंगे और 7 से 12 चलेंगे या 11, फिर 11 से एबव ऊपर। तो याद रखना इन चीज़ों को। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा डिटेल में जो मैं बता रहा हूँ। देखिए कौन सा अजैव, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अजैव संसाधन नहीं है बताइए? तो अजैव संसाधन नहीं है, पौधा नहीं है। जौ की बात करेंगे, मृदा है, चट्टान है, खनिज, सब जौ में आएंगे। और अजैव की बात करेंगे तो पौधा हो जाएगा, पेड़ पौधा ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लिखा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है, ये बात गलत है। जो ह्यूमस मृदा होती है सबसे गहराई वाले भाग में नहीं पाई जाती है। बात करेंगे ऑप्शन ए की, तो मृदा निर्माण के मुख्य कारण जो है जनक, सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक है, बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, जो नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा चिली, याद तक ना, चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 135, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं बताइए? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो है ना वो भूतापीय ऊर्जा नहीं है, मतलब एक गैर परंपरागत ऊर्जा होता है। जो पेट्रोलियम गैस हो गया आपका, प्राकृतिक गैस हो गया, जल विद्युत, ये सब जो होता है ना ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं। और गैर परंपरागत की बात करेंगे जो कभी नहीं खत्म होने वाले, जैसे सौर ऊर्जा हो गया आपका ना, भूतापीय ऊर्जा हो गया, पवन चक्की होगा, ये सब जो होते हैं ना फ्रेंड्स, ये सब जो होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा होते हैं। वहीं पे परंपरागत की बात करें, पेट्रोलियम गैस है, प्राकृतिक गैस है, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, ख़त्म हो जाएंगी, कभी एक समय आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लिखा है कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए फ्रेंड बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, मिल्पा जो है ना मैक्सिको का क्षेत्र में एक स्थानांतरित कृषि जो होती है, जैसे झूमर कृषि आपका असम क्षेत्र में होता है ना, वैसे मिल्पा जो ना, मिल्पा झूमर कृषि आपके भारत में होता है, जो असम के क्षेत्र में, झूमर नहीं सॉरी झूम कृषि। चलिए मिल्पा जो होता है ना, मिल्पा जो है वो मैक्सिको देश में होता है, असम कृषि। और झूमिंग कृषि जो होता है ना, झूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत में होता है। झूमिंग जो होता है ना, बोला ना उत्तरी पूर्वी भारत असम क्षेत्र में होता है। वहीं पर रोका जो होता है ना, रोका ब्राज़ील में होता है। और लद्दाख जो होता है ना ये इंडोनेशिया और मलेशिया में होता है, श्रीलंका में नहीं होता, ठीक है ना, याद रखना। सही उत्तर ठीक हो जाए उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लिखा है फ्रेंड्स, पृथ्वी भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा बताइए? पृथ्वी भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है?
तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, सही उत्तर अनाई-मुडी। देखिए अनाई-मुडी की बात करेंगे फ्रेंड्स ना, तो अनाई-मुडी जो है ना भारत के केरल राज्य के एक इडुक्की जिले में है। क्या? भारत के केरल राज्य जो है ना उसके इडुक्की कैसे लिखा जाएगा? आधा का ई डा पे छोटा मात्रा, आधा का पे बड़ी मात्रा। इडुक्की जिले जो है ना, इडुक्की जिले में हो यहाँ पाया जाता है, याद रखना, ठीक है ना। और बात अगर हम करेंगे ना फ्रेंड्स प्रायद्वीपी, अच्छा बताइए प्रायद्वीप की बात, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा भूभाग जो 3 ओर पानी से घिरा होता है, ठीक है ना। प्रायद्वीप की बात करेंगे, ऐसा क्षेत्र जो होता है, ऐसा भूभाग जो 3 ओर पानी से जल से घिरा हो और एक और ज़मीन से उसे बोलते हैं प्रायद्वीप, याद रख लेना, ठीक है ना। वहीं बात करेंगे फ्रेंड्स जो है ना एक डोडा बेटा क्या बोलता है बताएं? डोडा बेटा की बात हम करेंगे, डोडा बेटा की बात करेंगे। बताइए डोडा बेटा क्या है? डोडा बेटा क्या है बताइए? चलिए डोडा बेटा के बारे में बात करते हैं। ये जो ना फ्रेंड्स तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में, क्या? तमिलनाडु के नीलगिरी, ये कहाँ है? तमिलनाडु के नीलगिरी जो एक ज़िला है शायद, वहीं पे एक है डोडा बेटा। चलिए बात करेंगे महेंद्रगिरी की, अगर हम बात करेंगे फिर महेंद्रगिरी क्या है बताइए? महेंद्रगिरी एक पर्वत है, ठीक है ना। तो महेंद्रगिरी पर्वत जो उड़ीसा राज्य के गणपत जिले में है, उड़ीसा राज्य के, ये उड़ीसा याद रखना। महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है? मिलान करने के आ जाएगा, तो आप लिखना उड़ीसा राज्य की जो आपके गजपत करके कोई नाम हो शायद, वहाँ पे जो है ये है महेंद्रगिरी पर्वत। वहीं बात करेंगे कोडाई कनाल की बात करेंगे, याद रखना कोडाई कनाल की बात करेंगे ना। तो ये जो ना, ये भी जो तमिलनाडु के डिंडीगुल, शायद एक ज़िले के नाम याद आ रहा है, वो तमिलनाडु के डिंडीगुल ज़िले में जो है ना वहाँ पाया जाता है। कोडाई कनाल की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी तमिलनाडु में पाया जाता है और डोडा बेटा भी तमिलनाडु में पाया जाता है, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक बात और याद रखना, इससे जो ना ये पहाड़ है, तो ये पहाड़, इसे पहाड़ों की राजकुमारी भी कहा जाता है, याद रखना कोडाई कनाल को, याद रखना। चलिए क्वेश्चन अगला, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है बताइए? तो आपको पता है केरल में जो होता है सबसे पहले, पश्चिमी भाग में यानी पश्चिमी घाट में भारत के मानसून जो भारत पहले देखिए सबसे पहले मानसून जो पहुंचता, सीधे उत्तर लगाना कहाँ पहुंचता, तो आप लगाएंगे केरल के पश्चिमी घाट में आता है। और बताइए केरल की राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, इससे पहले और देख लेते हैं हम। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात अगर हम करेंगे ना, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड स्थित है हिंद महासागर में स्थित है। राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी की बात क्या है बताइए? राजधानी की बात करेंगे तो पोर्ट ब्लेयर, क्या है? पोर्ट ब्लेयर राजधानी की बात है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। और यहाँ पे 2 मूल निवासी होते हैं जो निग्रोइड और मंगोलॉयड, याद रखना निग्रोइड एक मंगोलॉयड, ये दोनों लोग यहाँ पे निवास करते हैं, याद रखना निग्रोइड और मंगोलॉयड। चलिए क्वेश्चन नंबर, अभी इसमें और थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। देखिए तमिलनाडु की राजधानी की बात करेंगे तो तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई हो जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी करेंगे बात तो कोलकाता हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में अगला, भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं बताइए? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तरी पूर्वी भारत में, बिल्कुल सही बात है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं ये उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, जैसे शीशम, नीम ना, ये सब जो पतझड़ होते हैं ना, तो वो होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। लेकिन वहाँ पे वर्षा वन की बात किया गया है, तो ये जो होना फ्रेंड्स, ये जैव विविधता सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है, पहली बात याद रखना। दूसरी बात यह कि ये भूमध्य रेखा के पास जो ना स्थित होता है, जो साल भर यहाँ पे बारिश होती है, ये भी बात याद रखना। ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, अभी आपने बताया ना उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होता है। ये मेघालय जैसे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में 2 राज्य जैसे आ सकते हैं आपके, एक मेघालय और दूसरा कौन सा फ्रेंड्स? तो दूसरा है मेघालय, एक अरुणाचल प्रदेश जो क्षेत्र है यहाँ पे है, ये दोनों राज्य स्टेट आएंगे। मेघालय की अगर बात हम करेंगे तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। वहीं पे बात अगर हम करेंगे फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश की बात है, तो अरुणाचल मतलब ईटानगर इसकी राजधानी रहेगी, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 140 कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है बताइए? तो सही उत्तर हो जाएगा बेंगलोर, जो है ना कर्नाटक, बेंगलोर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, देखिए 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य कौन कौन से बताइए? तो एक तो हो जाएगा, देखिए इसमें बोनस के रूप में होगा, लेकिन मैं आंसर सही आपको बता रहा हूँ।
देखिए एक तो फ्रेंड्स हो जाएगा ना बिहार, एक तो बिहार हो जाएगा, दूसरा जो है ना ये अधिकतम में है, मैक्सिमम में, याद रखना मैक्सिमम, याद रखना मैक्सिमम है। दूसरा मिनिमम जो है ना, मिनिमम है ये अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो दो चीज़ याद रखना कि 2011 में अधिकतम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य हैं। मैक्सिमम में अधिकतम जो है वो बिहार है, दूसरा जो फ्रेंड्स है वो है अरुणाचल प्रदेश, याद रखना। वहीं पे बात केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, अधिकतम जो होगा दिल्ली हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हम पढ़ें क्या है। देखिए लिखा है, क्वेश्चन नंबर लिखा है कि भोरट का पठार कहाँ स्थित, बताइए भोरट का पठार क्या होता है भाई? भोरट का पठार कहाँ स्थित? सही उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। सही उत्तर इसका हो जाएगा 142 का सी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 147 लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? सही उत्तर नाली, बिल्कुल सही बात है, नाली। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 144 क्या कहता है, मिलान करना है कौन सा सही नहीं है। देखिए टंगस्टन जो है ना फ्रेंड्स, टंगस्टन जो है वो डेगाना बिल्कुल सही क्षेत्र है, बिल्कुल खनन क्षेत्र जो ना बिल्कुल सही बात की गई है, और यहाँ पे डेगाना में टंगस्टन भारी मात्रा में खनाई होती है। सीसा और जस्ता की बात करेंगे तो राजपुरा दरीब में, ये भी बात सही है। तांबा की बात करेंगे तो भी सिंघाना में, ये भी बात सही है। लेकिन अभ्रक की बात करेंगे, बताइए तो अभ्रक की जो बात करेंगे फ्रेंड्स, ये अभ्रक जामसर में नहीं है, ये राजस्थान में है, मतलब आंध्र प्रदेश है, बिहार है और झारखंड है, राजस्थान में ये अभ्रक पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में 145 के क्या कहता है, लिखा है कि राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? बताइए तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जयपुर। जयपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर। सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला 147 का सही उत्तर बताइए कौन सा होगा। किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 में किस दिवस मनाया? सही उत्तर जोधपुर के प्रांतीय। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? बताइए। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर अगला है 149 नंबर, बोलता है कि कवि बांधव की बात किस चौहान शासक को प्राप्त थी? बताइए तो सही उत्तर हो जाएगा विग्रह राज चतुर्थ, बिल्कुल सही बात है। सही उत्तर इसका हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, विग्रह राज चतुर्थ ने किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लिखा है कि कर्नल जेम्स टाड ने अपना कर्नल जेम्स टाड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? बताइए किसे समर्पित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ये भी बोनस के रूप में, लेकिन इसका मैं सही उत्तर बता दूं, यति ज्ञान चंद्र जी को समर्पित किया था, यति ज्ञान चंद्र जी को, याद रखना। वहीं पे अगर हम बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात देख लेते हैं। तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, याद रखना। ये भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ध्यान से सुनिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, याद रखना। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे ना, बात करेंगे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। वहीं पे अगर बात करेंगे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो सी राजगोपालाचारी, याद रखना। लॉर्ड मिंटो की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे ये भी, तो याद रखना, 3 बात याद रखना। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है, याद रखना, ये बात याद रखना फ्रेंड्स। और एक बात और याद रखना, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो अंग्रेज था वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो सही सब आपको अच्छी तरह समझा दिया फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ इससे ज़रूर आपको सीखने को मिला होगा, आप कुछ इस वीडियो से नोट भी किए होंगे जो आपको आगामी एग्जाम के लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए शेयर करना आपका काम है और जो ना फ्रेंड लाइक करना, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करेंगे, अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद,